बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं मेरे साथ जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। मुल्क की सियासत पर बात होगी, लेकिन सरे दस्त हम आगाज़ करें कोरोना से, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। कुछ देर पहले पंजाब सरकार ने तस्दीक की कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। उन्होंने ख़ुद को आइसोलेट कर लिया, करंतना में चले गए हैं और घर बैठकर ही जो ज़िम्मेदारियाँ अपनी वज़ीर आला के तौर पर वो निभाते रहेंगे। उन्होंने अपने देखने वालों को, सुनने वालों से दरख्वास्त की है कि उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की जाए। यही नहीं बल्कि अगर हम कोरोना का जिक्र करें तो बरतानिया में इस वक्त तशवीश की एक नई लहर दौड़ चुकी है, क्योंकि वायरस कोरोना बरतानिया में म्यूटेट हुआ है। नया वेरिएंट उसका सामने आया, नई लड़ी सामने आई है, जिसके बाद पूरे यूरोप में शदीद तशवीश है। 25 से ज़ायद ममालिक ने बशमूल भारत, हांगकॉन्ग और रूस ने अपनी तमाम तर परवाज़ें जो बरतानिया से आ रही थी या जा रही थी उनका सिलसिला रोक दिया है, बंद कर दिया है। और आज ही यूरोपीय यूनियन के दीगर ममालिक ने भी हंगामी इजलास बुलाया ताकि इस सिलसिले में वो भी अपना लाहे अमल का ऐलान कर सकें। ये जो नई किस्म आई है बरतानिया में कोरोना की, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये आम कोरोना वायरस की निस्बत 70% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। ताहम ये किस हद तक मोहलिक होगा, अभी कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा। तो ये दो अहम ख़बरें सर कोरोना के हवाले से, क्योंकि जब से ये नई किस्म दरियाफ़्त हुई बरतानिया में, तो कल यानी इतवार के रोज़ बरतानिया में एक दिन के अंदर 13,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे उस थीरी को तक़वियत पहुंचती है कि ये आम कोरोना वायरस की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। और फिर उस्मान बुज़दार साहब भी आज शिकार पहले तो जो वज़ीर आला पंजाब हैं उस्मान बुज़दार, उनके बारे में जो ख़बर आई है तो हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत अता करे, आमीन, ताकि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर सकें। और देखें, अगरचे वो एहतियात से काम ले रहे थे, लेकिन ये जो अवामी ओहदों पर फाइज लोग हैं, जितनी एहतियात इनको करनी चाहिए उतनी कर नहीं पाते। और इनका जो राब्ता है लोगों से क्या करें वो रहता है। और अब आप देखिए, सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला हैं, कैबिनेट को भी अटेंड करना है। खुद वज़ीर आज़म जो हैं कभी मास्क पहनते हैं, कभी उतारते हैं, कभी एक इजलास में बैठे होते हैं, कभी दूसरे में बैठे होते हैं, कभी कमरे में एक महदूद लोग हों तो आप मास्क उतार भी सकते हैं। लेकिन मेरा मतलब है कि वज़ीर आज़म को भी रोज़ाना कुछ ना कुछ कहना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। और वज़ीर आला पंजाब की भी ये सूरत है। इससे पहले मुराद अली शाह जिसंद के वज़ीर आला हैं, वो भी शिकार हो चुके कोरोना का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अब सेहतियाब हैं। तो हमारी नसीम साहब भी सेहतियाब हो गए हैं, नसीम साहब भी सेहतियाब हो गए हैं। तो ये जो इनकी कुछ जितना भी एक एक्टिविटी हो, लेकिन क्योंकि एहतियात का दायरा भी एक होता है। लतीफ़ खोसा साहब जो साबिक़ गवर्नर पंजाब है, उनके बेटे की शादी थी, तो वहाँ भी वज़ीर आला पंजाब को जाना पड़ा हफ्ते के रोज़। तो अब लोग बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे, शादियों में मास्क नहीं पहन रहे, इसी तरह बगलगीर हो रहे हैं। अभी वो हमारे हसानुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, उन्होंने एक दावत कर रखी थी वकीलों की। अब जो वकील हजरात आते थे वो जनाब बगलगीर होते हैं, जिसने मास्क लगा रखा ना वो भी मुसाफा कर रहा है, मौन का कर रहा है। एक दो वकीलों से मैंने डांट डपट की, भाई आप ये क्या कर रहे हैं। तो हमें लोग कोई एहतियात करें, कोई खुदा खौफी करें। और बहरहाल हमें उम्मीद है कि उस्मान बुज़दार साहब जल्द सेहतयाब होंगे और अपने फ़राइज़ अदा कर सकेंगे। अब देखिए, ये जो बरतानिया है उसमें एक नई एक किस्म आई है इसकी जो तेज़ी से फैल रही है, लेकिन अभी ये कह नहीं सकते कि कितना ये मोहलक है। ये भी कहा जा रहा है कि उतना शायद मोहलक ये वेव ना हो, लेकिन तशवीश की बात तो वो है ना, जो 70% आम वायरस की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, इंसानी खुलियों में भी पाया जा रहा है। खौफ व हरास फैल गया है पूरे यूरोप में। सर जो लंदन है और जनूब मशरकी इंग्लैंड है, वहाँ ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और लोग लंदन से निकलना चाह रहे हैं इस वक्त। और जो बस टर्मिनल्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं या हवाई अड्डे हैं, वहाँ पर तो इस वक्त सूरत हाल नाकाबिले बयान। पाकिस्तान में तो आप बिल्कुल देखिए, मेरे अजीज़ों में, दोस्तों में, एक घर में अगर ये दाखिल हो जाता है ना, पूरा घर मफलूज होकर रह जाता है। सर शायद ही हमारे जानने वालों में से कोई ऐसा सर्कल हो, एक शख्स जो है उसको आप जब अस्पताल में दाखिल करते हैं, समझिए पूरा घर जो है वो अस्पताल में दाखिल हो गया। अच्छा सर, ना रोते कटे हैं ना सोते कटे। हमने रब्ता किया है डॉक्टर मोहसिन एजाज साहब से, एक बार पहले हमारे प्रोग्राम में तशरीफ ला चुके हैं। आयरलैंड में होते हैं, इंटरनल मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं, कोरोना से डील कर रहे हैं, इस वक्त कोरोना वार्ड में मौजूद हैं आयरलैंड में।
ڈاکٹر محسن اجاز صاحب، آپ کو سر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نقطہ نظر میں. ہم بات کر رہے ہیں یہ جو نئی قسم برطانیہ میں سامنے آئی ہے میوٹیٹ ہو کے کرونا وائرس کی، اس کے بارے میں ابھی تک آپ کے شعبے سے وابستہ لوگوں کو کیا علم ہو پایا ہے؟ یہ ہے کیا، کتنا مہلک ہے، اور کیا معلومات آپ دے سکتے ہیں اہل پاکستان کو اس بارے میں؟ جی بہت شکریہ، ایک دفعہ آپ نے مجھے پھر لیا. یہ ایک تو کرونا وائرس کی ساخت اس قسم کی ہے کہ یہ مسلسل ایک ایوولوشنری پروسیس سے گزرتا ہے. اب تک اس کے اندر کوئی 4000 ویریشن ہو چکی ہیں. یہ جو ایک نئی ویریشن سامنے آئی ہے، اس سے ان اے وے ہمیں گھبرانے کی یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بنیادی اصول تو وہی رہیں گے کہ ہمیں اپنی ڈسٹینسنگ رکھنی ہے، ماسک پہننا ہے، ورزش کرنی ہے، وٹامن ڈی لینا ہے اور اپنی سلیپ بہت اچھی لینی. ہاں لیکن یہ جو وائرس ہے یہ بتا رہے ہیں ابھی ہمارے پاس ڈیٹا بہت ہی کم ہے. کچھ بھی جو ہوگا وہ اسپیکولیشن بیسڈ ہوگا. اس کے اندر ایک 17 میوٹیشن پہ مشتمل ایک ویریشن آئی ہے. یہ کلیم کر رہے ہیں کہ 70% زیادہ انفیکٹیوٹی ہے. لیکن کیا 3 سوال ہیں. کیا اس سے ڈیزیز سیویئر ہوگی؟ نہیں، ابھی تک ہمیں یہ کوئی ڈیٹا نہیں ملا. کیا یہ انفیکٹیو زیادہ ہو جاتا ہے؟ یس، اس میں انفیکٹیوٹی کی زیادہ چانس ہے. پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے. کی طرف آئیں گے کہ کیا یہ ویکسینیشن سٹل اس میں افیکٹیو ہے؟ جی، اس پہ مجھے آپ کی 1 منٹ چاہیے. جی فرمائیں. یہ جو وائرس ہے اس کے اوپر سپائکس لگی ہوئی ہیں، اسی لیے ہم اس کو کرونا وائرس کہتے ہیں. ٹھیک. یہ جو سپائک ہے یہ پروٹین ہے. اس پروٹین کو اگر ہم دیکھیں ایز اے سینگ کے طور پر تو اس کے بہت سارے لوکس ہیں جن کے اگینسٹ ہماری ویکسین کام کرتی ہے. کوئی اراؤنڈ 40 کے قریب یہ ایریاز ہیں جن پہ یہ ویکسین افیکٹ ہوتی ہے. اس جو نئے ویریئنٹ کے ذریعے اس پروٹین کے صرف ایک ایریا میں تبدیلی آئی ہے. سو یہ ویکسین جو ہمارے پاس نئی 3 بڑی ویکسین ہیں، دے شوڈ بی ایز افیکٹو until the data changes. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس نئی قسم جو ہے وائرس کی، اس کی دریافت کے باوجود جو 3 مصدقہ ویکسینز ہیں وہ اس پر افادیت رکھتی ہیں، افیکٹو ہوں گی؟ ایبسولوٹلی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، شامی صاحب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، آپ نے ویکسین لے لی ہے کیا، لگوا لی ہے؟ سو ہمیں پارٹ آف دی یورو زون، وی ور جسٹ اباؤٹ ٹو گیٹنگ اٹ undergo. ابھی تک ہماری شروع نہیں ہوئی ہے. سو جرمنی probably will be the leading, but ہمیں ایز اے این بلاک ہماری ویکسینیشن شروع ہو جائے گی. اور تمام ڈاکٹرز اور پیرامیڈک کس جو تیار ہیں اس کام کے لیے؟ جی ایبسولوٹلی. یہ جو نیا وائرس ہے یہ ضرور انفیکٹیوٹیز کی زیادہ ہے، لیکن اس نے ابھی تک زیادہ ڈیتھ نہیں دی ہے، زیادہ سیویئر نہیں ہوا ہے، بلکہ اس نے ہمیں اس کی وجہ سے ہمیں ایریا لوکیٹ کرنے میں مدد مل رہی ہے. یہ کس طرح سے ٹرانسمٹ ہو رہا ہے کن لوگوں. مگر آپ یہ بتائیے، اتنی جو خوف کی لہر پھیلی ہے یورپ میں بھی، پوری دنیا میں بھی، برطانیہ سے جو آمد و رفت بند ہو رہی ہے جہازوں کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت سمپل سی، کیونکہ انفیکٹیوٹی زیادہ ہے. بہت سارے بڑے سفیر کی انفیکٹیوٹی ہوگی. ببلز جو ہم نے آئسولیٹ کیے ہیں وہ پھر بھی آپس میں مل سکیں گے، تو ان کے اندر 6% لوگوں کو سیویئر النس ہوگی. اور اگر آپ بہت بڑی تعداد انفیکٹ ہو جاتی ہے اور 6% النس ہوتی ہے تو 30% ہے تو زیادہ ڈیتھ ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، آئرلینڈ تو بالکل ساتھ ہے اور زیادہ آمد و رفت پورے یورپی ممالک کی نسبت آئرلینڈ کی زیادہ ہے برطانیہ کے ساتھ، تو کیا آئرلینڈ میں آپ کے ہاں بھی اس نئی قسم کے نقوش ملے ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا وہ کہہ رہے ہیں آئرلینڈ جو ہے اس کے ساتھ بھی برطانیہ کی آمد و رفت بند ہو گئی ہے کیا؟ جی بالکل. یہ بڑا اہم سوال ہے، چونکہ یہ بالکل ناردرن آئرلینڈ، جیسا یہ میرا ہاسپٹل ہے، ہم بالکل آن ناردرن آئرلینڈ کے بارڈر پہ ہیں. لکیلی یہ والا جو نیا ویریئنٹ ہے یہ D6506G یہ ابھی تک ناردرن آئرلینڈ میں نہیں ملا ہے. ٹھیک. سو اس وجہ سے ہمیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، آپ وٹامن ڈی کی بات کرتے ہیں، وٹامن D3 اس کی انٹیک زیادہ ہونی چاہیے. آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ روز ایک شخص کو کتنی مقدار میں یہ وٹامن لینا چاہیے؟ جی یہ بڑا اہم، اچھا کہ آپ نے دوبارہ اس ایشو پہ لیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کی مجھے کالز آئیں. وٹامن ڈی یہ پوچھ رہے ہیں، سارے مسئلے کا حل نہیں ہے.
विटामिन डी के ऊपर बहुत बड़ा डेटा आ गया है। अब हमें मजीद गुमगुम की कैफियत में नहीं रहना चाहिए। बहुत डेटा आ गया है कि जिनके विटामिन डी ठीक हैं उनको कोविड या तो बहुत ही मामूली सा बीमार करता है या वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं, उनकी डेथ रेट भी कम। तो खास तौर पे वो लोग जिनकी एज लेस देन 65 इयर्स है। शामी साहब ये जानना चाह रहे हैं कितनी मिकदार में लिया जाए? विटामिन जो है कितनी, ये विटामिन डी जो है ये कितनी मिकदार में खून के अंदर मौजूद रहना चाहिए? हाँ, ये दो चीजें। एक तो आप जो लेंगे उसे 5 से 10 हजार यूनिट के दरमियान साइंटिस्ट इसके मतलब रोज लोगों को आगाह कर रहे हैं। जी रोज 5 से 10 हजार यूनिट रोजाना लेने चाहिए जी। लेकिन एक सेहतमंद आदमी को भी है जो इसका लेवल है वो एटलीस्ट 50 नैनो मोल पर लीटर से ज्यादा होना चाहिए। एज हाई इज पॉसिबल। अगर 80-100 के करीब इसका लेवल आता है तो ये लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मुझे पता है इसमें बहुत डिबेट हो रही है। जी हाँ, बहुत से लोग समझ रहे हैं कि इस तरह के इजहार करने से मेडिकल की जो कंपनीज है उनको बड़ा फायदा होगा, लेकिन डेटा इज सो मच क्लियर। विटामिन डी दो तरह की पॉपुलेशन डिवाइड कर दी है इस कोविड ने, जिनके विटामिन डी ठीक है और जिनके विटामिन डी नहीं ठीक है। डेटा इस तरह इमर्ज होकर सामने आ रहा है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप कोरोना ड्यूटीज़ के दौरान हॉस्पिटल से बाहर निकले, आपने हमारे नाज़रीन के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। आपके लिए नेक दुआएं तमन्नाएं हैं, आप इंसानियत की खिदमत करें और मालूमात आपने बहुत आम फराहम की, आपको बहुत शुक्रिया। सर ये तो तय हो गया ना कि ये इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है और डेडली उतना नहीं है, ठीक। और दूसरा ये अभी आयरलैंड तक नहीं पहुंचा तो इसका मतलब हमें कुछ से ज़्यादा परेशानी का शिकार नहीं होना चाहिए। एहतियात तो है, अगर हमारे वज़ीर आला शिकार हो गए हैं वहाँ से तो आने और जाने वाले जो हैं उनको रोका जाए। शेख रशीद साहब ने तो आज मशवरा दिया कि बिल्कुल बरतानिया के साथ जो परवाज़ों का सिलसिला है, शेख रशीद साहब ने कहा कि वज़ीर वो असद उमर साहब से NCOC वज़ीर हवाबाजी होता तो फौरन एक ये बंदिश लगा देता। लेकिन शेख रशीद साहब में एक अच्छी बात है, वो ताज़ा खबरों के ऊपर भी अपनी राय जाहिर कर देते हैं। नहीं, हरकत तो में भी है, नजर आ रहे हैं। जब फौरी तौर पर इस पर इकदाम करना चाहिए और ये जो हम हर वक्त आंखें बंद करके सोच विचार में पड़ जाते हैं। इंडिया ने कर दिया ना फैसला, अल्लाह मालिक है कह के। नहीं, भारत अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि आप तदबीर करें और उसके बाद उस पर तवक्कल करें। यानी तवक्कल का ये मतलब है, महाज़ ज़फ़र अली का शेर है, तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना और फिर अंजाम उसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले। यानी वो सही तो कीजिए ना, लईसल इंसान आप तदबीर करेंगे, आप एहतियात करेंगे, सही है, आप दवा लेंगे, आप इलाज करेंगे और उसके बाद अल्लाह से दुआ करेंगे और वो इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा। ठीक है। अब सर आज हमारी मुल्की सियासत में वैसे तो PDM के इस्तीफे ज़ेर बहस है, आने वाला लॉन्ग मार्च ज़ेर बहस है, हुकूमती रद्द-ए-अमल ज़ेर बहस है, लेकिन मौलाना शेरानी ने हज़रत मौलाना मोहम्मद खान शेरानी, ठीक, हज़रत मौलाना मोहम्मद खान शेरानी, अब ये तो आप साबिक चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल, उन्होंने हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब के बलोचिस्तान JUI के, हाँ जी, अजीम रहनुमा है, हाँ, लेकिन कोई ओहदा नहीं है इस वक्त। उन्होंने मौलाना फजल रहमान के खिलाफ एक मुहाज खोल दिया है। मौलाना फजल रहमान की पार्टी में जो पोजीशन है उस पर सवाल उठाए हैं, पाकिस्तान इसराइल के ताल्लुकात पर अपनी राय का इजहार किया है और यही नहीं बल्कि PDM के बयानियों के ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान उठाए और इमरान खान साहब के बारे में बड़ी मुस्बत राय का इजहार किया है। एक तो उन्होंने गुफ्तगू की उर्दू न्यूज़ के साथ, इंटरव्यू छपा, एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू किया अपनी मुकामी ज़ुबान में। तो कुछ हिस्सा ज़ुबान पश्तो है जी, कुछ हिस्सा में मिल सका है, पश्तो में की है जी, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में की ना, वो मुझे समझ नहीं आई, समझ में नहीं आया, मैंने उनकी सुनी है, उस तरह मैं समझ नहीं सका, थोड़ा थोड़ा फॉलो किया। हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं इरफान सईद साहब, वो सारा दिन इसी खबर को फॉलो करते तो मोहम्मद खान शेरानी जो और मौलाना से भी उनकी मुलाकात है, उनका ताल्लुक बलोच इलाके से है जी, मेरा ख्याल है। पहले देखते हैं ना मौलाना शेरानी साहब फरमाते क्या हैं इस मामले पर, फिर इरफान सईद साहब ब्यूरो चीफ कोयटा हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे और हबीब अकरम साहब ज्वाइन करेंगे, दोनों का तजिया लेंगे। और शामी साहब चूँकि पुराना जानते हैं जमीयत के मामलात को, तो शामी साहब इसे कैसे देखते हैं, एक बयान सुनिए। देखिए सर, ये पहले नून लीग से सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब, अब्दुल कादिर बलूचिस्तान से, फिर अब मौलाना की जमात वाहिद रह गई थी जहाँ से कुछ लोग उनके नज़रिए के ख़िलाफ़ नहीं बोले थे, नहीं। तो वो बोल पड़े। मोहम्मद खान शेरानी जो है ना, पहली बात तो ये बड़े सिक्काबंद आलिम दीन है और यानी इसमें कोई शुबा नहीं, ठीक, और बड़ी मंतक के साथ गुफ्तगू करते हैं,
लेकिन मौलाना फजलुर रहमान से उनकी मुसलसल खटपट लगी रहती है। एक तो शेरानी साहब जो है, इनके खिलाफ बगावत हुई थी, नजरियाती बन, जमीयतुल उलमा इस्लाम एक नजरियाती बनी थी जिसको मौलाना इस्मतुल्लाह लीड कर रहे थे 2008 में। वो जो तालिबान के कुछ हक में थे, जो ऑपरेशन हो रहे थे उनके खिलाफ थे, तो शेरानी साहब से उनका इख्तलाफ पैदा हुआ। शेरानी साहब उस वक़्त मौलाना फजलुर रहमान के साथ थे, तो फिर उन्होंने बल्कि इनके मुकाबले में उस नज़रियाती JUI ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। मौलाना शेरानी शिकस्त खा गए। और देखिए इस वक्त फिर उनके बाद 7-8 साल के बाद वो जो नज़रियाती जमीयतुल उलमा इस्लाम बनी थी वो वापस आ गई, मौलाना मर्ज कर गई फिर मरकज़ी जमात से। तो फिर मौलाना फजलुर रहमान का झंडा जो है वो फिर शिद्दत से लहराने लगा। अब मौलाना मोहम्मद खान शेरानी जो है, अब उन्होंने इख्तलाफ का परचम बुलंद कर दिया। असल में जमीयतुल उलमा इस्लाम जो बलूचिस्तान की है, इसको अपोजिशन का कोई ज़्यादा तजर्बा नहीं है। ये इसके जो बलूचिस्तान में किसी न किसी मामले से वो बलूचिस्तान के अक्सर अरकान असम्बली जो है, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो बरसर इक़्तिदार जमात के साथ रहे, जहाँ तक हो सके वज़ीर बने। तो ये JUI जो है, अब मौलाना अब्दुल वासिक के लीडर हैं, इनकी भी ख्वाहिश JUI की मुसलसल रही है, किसी न किसी तरीके से वो इक़्तिदार के साथ वाबस्ता रहते हैं। अब अपोजिशन की इब्तला जो है वो काटनी पड़ रही है। तो बहरहाल अब हुआ क्या है तो इरफान सईद साहब से पूछे। हबीब साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जनाब, और इरफान सईद साहब हमारे ब्यूरो चीफ है, सीनियर सहाफ़ी कोयटा से, आज दिन भर इसी खबर के पीछे लगे रहे। वो क्या मालूमात लेके हमसे जान लेते हैं। जी इरफान सईद साहब, शामी साहब ने बैकग्राउंड तो दे दिया, मालूम क्या आपको हुआ? मौलाना शेरानी साहब क्या अकेले हैं या उनके साथ बलूचिस्तान से JUI के और भी कदावर रहनुमा उनके हमरा हैं? लब्बैक कह रहे हैं उनकी आवाज़ में। इरफान क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? इरफान सईद साहब दोबारा रब्ता कीजिएगा इरफान साहब से। मीनवाइल हबीब साहब से ये सवाल रख लेते हैं उनकी खिदमत में। हबीब साहब, आपका भी खासा तजुर्बा है मजहबी जमातों की सियासत को देखने का। हबीब साहब तो मदरसे के पढ़े हुए हैं माशाल्लाह, उलमा से बड़ा गहरा और करीबी ताल्लुक है। जी हाँ, जिसका इजहार वो बरमला करते भी हैं। हमारे मीडिया में तो मौलवी कहला सकते हैं। हाँ जी, हाँ, मॉडर्न मौलवी, हमारी तरह उनकी दाढ़ी पेट में है। चल और हमारे तो वैसे भी शेख हैं। जरा आप सुन लेते हैं सर। हबीब साहब फरमाइए। देखिए जामी साहब, अभी जैसे शामी साहब बात कर रहे थे कि ये मुस्लिम लीग नून हो या बलूचिस्तान में दीगर जमातें हों, तो उनके लिए जब भी हम इस तरह की बात करेंगे तो हमें बलूचिस्तान के सियासी हकायक को जहन में रखना पड़ेगा। और बलूचिस्तान की सियासी हकीकतें जो हैं वो पाकिस्तान के दीगर इलाकों से मुख्तलिफ हैं। और बिलखुसूस जमीयत उलमा इस्लाम की अगर बात करें तो वहां पर जमीयत उलमा इस्लाम का नुक्ता नजर काफी मुख्तलिफ रहा है और वक्तन फवक्तन उसके अंदर इख्तलाफात भी रहे हैं। और मौलाना फजल रहमान की जो मौजूदा अप्रोच है, जो हार्ड लाइन है, जमीयत उलमा इस्लाम के कुछ लोग जो हैं जिनसे मेरी बातचीत भी हुई, बलूचिस्तान में तो ये इम्कान था कि वहां पर किसी भी वक्त आवाज उठेगी, लेकिन मुझे लगता है कि खुद मौलाना फजल रहमान को अपनी जमात को भी स्टीयर थ्रू करने में थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और उनके खिलाफ अभी वो बुड़बुड़ाहट तो मौजूद है खुद KP के अंदर भी, लेकिन इस तरह वो इख्तलाफ का परचम बुलंद नहीं हुआ। अब तो हो गया ना ये, इसको लेकिन बलूचिस्तान के तराजुर में रखना पड़ेगा हमें। अभी हम इसको पूरे पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे पर अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल इससे जो धचका पाकिस्तान जो जमीयत उलमा इस्लाम को हुआ है, क्योंकि उनकी ताकत का एक बड़ा मरकज है, उस मरकज में अगर अलहदगी की कोई आवाज उठती है इनकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से, तो यकीनी तौर पर उसका नुकसान तो बहरहाल मौलाना। मगर हबीब साहब एक बात ये बताइए कि वहाँ जमीयत उलमा इस्लाम जो है उसकी हरीफ अव्वल जो है वो पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी है। जी हाँ, अचकज़ई साहब, मेरी अचकज़ई साहब की, और इसके खिलाफ ही, क्योंकि जो ये कौम परस्ती है, पश्तून कौम परस्ती, इसके खिलाफ जो जमीयत उलमा इस्लाम एक बड़ा मजबूत मोर्चा है। शेरानी साहब जो हैं उनको गाहे गाहे अचकज़ई साहब के साथ जो PDM और JUI के मामला थे उससे उन्हें शिकायत थी। जो आप फरमा रहे हैं वो वही मैं आगे। दूसरी बात यह है कि आपने जो कहा कि बलूचिस्तान में जो जबकि एक दूसरी सियासत चल रही होती है, एक खास किस्म के इंतहा पसंद हैं, मरकज गुरेज अनासर जो हैं वो भी सरगर्म होते हैं, तो उस वक्त फिर जो जमातें पाकिस्तान की सियासत करती हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से और मरकज से
ज्यादा दूर रह नहीं पाती, वो उनके साथ जुड़ना जो है वो अपने आप को उसका वो महफूज तसव्वुर करती है। क्या ये बात दुरुस्त होगी? शामी साहब ये बात दुरुस्त है, लेकिन वहां पर मरकज की तारीफ भी कुछ अलग है। यानी मरकज की तारीफ सियासी हवाले से इस्लामाबाद नहीं है, बल्कि कोयटा में बैठी, कोयटा में जो कुव्वतों का इज्तिमा है पाकिस्तान की, दरअसल उससे जुड़ी हुई रहती है। वहां पर जो बराह रास्त इस्लामाबाद से नहीं बल्कि बरास्ता कोयटा होता है, तो कोयटा का जो कनेक्शन है हमें उसको भी जहन में रखना होगा कि वहां पर वो भी काम कर रहा है। उसी के नतीजे में, उसी कनेक्शन के नतीजे में आपको याद होगा कि जो पहले हुकूमत गिरी थी यानी सनाउल्लाह ज़हरी साहब की, और फिर बाप पार्टी का अदम से वजूद में आ गई थी यकलक, तो हमें वो सारे अनासिर भी जहन में रखने होंगे जो असरअंदाज होते हैं पॉलिटिक्स पे, या कम अज कम उनकी नजर उनकी तरफ देख के पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं। और जहां तक पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का मामला है, तो शामी साहब जब पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी को एक तो इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसकी वजह यह है कि इस पार्टी के ऊपर बहुत सारे इल्जामात ऐसे हैं जो मामला पैसे से मुंसलिक है। मिसाल के तौर पर हरनाई की कानों के मसले से लेकर खुद कोयटा के अंदर जमीनों के कब्जे के मामलात भी, उसके मामलात भी ऐसे हैं जिनसे उंगलियां जो हैं वो महमूद खान अचकज़ई और उनसे जुड़े हुए लोगों पर उठती हैं। हबीब साहब ये फरमाएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सनाउल्लाह ज़हरी साहब हूँ या अब्दुल कादिर बुलूच साहब हूँ, उनकी सूरत में बलूचिस्तान में नुकसान पहुँचा, डेंट पड़ा उनके बयानिए को। JUI फे को एक मौसर और मजबूत और तवाना आवाज़ यानी मौलाना अहमद खान शिरानी साहब की सूरत में डेंट पड़ा, तो यानी दो बड़ी जमातों को उन दो बड़ी जमातों को बलूचिस्तान में तो अपने बयानिए के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा ना। ये तो हमें मानना पड़ेगा कि एटलीस्ट वहाँ की हद तक उनके जो बड़े रहनुमा थे उन्होंने उसको मुस्तरद किया। तो क्या इसके असरात कौमी सियासत पर भी होंगे PDM के बयानिए पर? जामी साहब मुझे नहीं लगता कि इसके असरात कौमी सतह पर हमें नजर आएंगे। उसकी वजह यह है कि PMLN के अंदर बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ वो, यानी अगर आप कैलकुलेशंस कर रहे हो शुरू से, तो आपको सबसे पहले ये पता लगता है कि सारी सियासी जमातों का जो सॉफ्ट बैली है वो दरअसल बलूचिस्तान है। ये किसी एक जमात का मामला नहीं है, खा वो मुस्लिम लीग नून हो, खा वो पीपल्स पार्टी हो। पीपल्स पार्टी की सॉफ्ट बैली, आपको याद होगा कि उस जमाने में जब उनकी खुद हुकूमत थी विफाक में और असलम खान रईसानी वहां पे थे, तो सॉफ्ट बैली अगेन बलूचिस्तान साबित हुआ था। तो बलूचिस्तान के जो सियासी हकाइक हैं वो बिल्कुल अपनी जगह, उनकी आवाज कौमी धारे में वो शामिल हो रहे हैं, ये अपनी जगह और बड़ी तेज रफ्तारी से हो रहे हैं। लेकिन वहां पर होने वाली पार्टियों के अंदर जो बगावतें हैं उनका असर जो है वो आम तौर पर हमने देखा है कि यानी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उस पर नहीं होता। बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब, वक्त की कमी, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन हुकूमत इस मामले में बहुत शादा है, वो समझती है कि PDM का पोल खोल दिया गया। असल बात ये देखिए, एक ब्रेक ले लूं। एक नफ्सियाती और सियासी मामला भी होता है ना, वो तो है। नफ्सियाती दबाव डाल रही है हुकूमत इस बहाने से, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान में ये सलाहियत मौजूद है कि वो अपनी जमात पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर सकें। चले मैं इसको और मजबूत रख ब्रेक के बाद दोबारा इस पे ये जो नफ्सियाती और सियासी आपने नुक्ता उठाया कि इस वाक़े का क्या होगा, शामी साहब से पूछेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जिक्र कर रहे थे मौलाना शिरानी साहब का, जिन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ एक मुहाज़ खड़ा कर दिया है। तो क्या शिरानी साहब अकेले हैं या उनके साथ JUI फेस से ही कोई और कदावर शख्सियात भी उनके हमरा हैं? इरफान सईद साहब, ब्यूरो चीफ कोयटा, दुनिया न्यूज़, वो हमें रिपोर्ट करेंगे। इरफान साहब पहले तो ये बताएं, आपको क्या समझ आया शिरानी साहब के हवाले से? क्या वो अकेले हैं या उनके साथ और लोग भी हैं JUI फे के? जमील शुक्रिया। सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर दूं कि शिरानी साहब के जो इख्तलाफात ये आज से नहीं है, काफ़ी पुराने चले आ रहे थे, और अब इख्तलाफात की जो शिद्दत है वो इसलिए ज़्यादा बढ़ गई कि PDM के जो जलसे हो रहे हैं या उसमें किसी हवाले से ना तो बलूचिस्तान की जो क़यादत है उससे कोई मुशावरत की गई है। हालांकि बहुत पुराने इनके रहनुमा मौलाना शिरानी का ताल्लुक मौलाना फजलुर रहमान से भी पहले जमीयत उलमा इस्लाम से रहा है, और इसी तरह हाफिज़ हुसैन अहमद, जिस तरह आपने दूसरी बात की कि हाफिज़ हुसैन अहमद को भी इस तरह उनको जो बयानिया उन्होंने मियां नवाज शरीफ के जो बयानिए पर जो उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया था, उनको शोकॉज नोटिस जारी करके उनको पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से फारिग कर दिया गया। इसी तरह सेनेटर नसीबुल्लाह गुल हैं, साबिक सेनेटर हैं, मालाकंड से ताल्लुक रखते हैं। तो ये इस कद के जो काफ़ी शख्सियात हैं मौलाना शिरानी के साथ इस वक्त राब्ते में हैं और वो उनके मौक़िफ़ को तस्लीम करती हैं। मौलाना शिरानी जिनके जमीयत नजरियाती के साथ काफ़ी इख्तलाफात थे, लेकिन अब जो गुज़श्ता कई दिनों से ये भी खबरें आ रही थी कि जमीयत नजरियाती के साथ भी उनके राब्ते हुए हैं और वो कोशिश कर रहे थे कि उन लोगों को अपने साथ
افراد شامل کریں جو پارٹی کے اصولی موقف کے ساتھ تھے اور آج بھی ہیں، سینئر رہنما ہیں، لیکن ان کو جو نہیں آپ یہ چاہیے مطلب ان کا چاہتے کیا ہے وہ اس وقت جو بولے ہیں اختلاف، یعنی اس وقت ان کا مطالبہ کیا ہے اور ان کی خواہش کیا ہے اس وقت؟ جو ہم نے ابھی آج جو سارا دن جو ان کے جو مختلف لوگ تھے ان سے جو شامی صاحب جو رابطہ کیا تو ان سے جو معلومات ہمیں اکٹھی ہوئی وہ کہتے ہیں کہ جو پارٹی کے جو اصولی جو اب پی ڈی ایم کے جو نظریات یا پی ڈی ایم کے جو پالیسی کو لے کر ہمارے مولانا فضل الرحمان چل رہے ہیں اس سے ہمیں اختلاف ہے. ہم نے قطعاً اس چیز کو طے نہیں کیا تھا کہ ہم مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی کرپشن کے حوالے سے کسی کیسز کا دفاع کریں گے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صرف اس وقت ان کے دفاع کر رہے ہیں. نہیں چاہتے کیا ہے وہ؟ اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم پارٹی کو جو اصولی جو الیکشن ہے جو اس کا اثر جو الیکشن ہو مطلب استعفے نہ دینے پڑے. اس وقت جمعیت علماء اسلام کے کتنے لوگ ہیں جو بلوچستان اسمبلی میں ہیں؟ بلوچستان اسمبلی میں تو اس وقت جو گروپ ہے وہ اس وقت مولانا شیرانی کے اگینسٹ ہی ہے. مولانا واسع نے پوری جو ٹکٹیں جو تقسیم کی تھی 12 کے قریب اس وقت ان کے جو ارکان اسمبلی ہیں وہ اس وقت مولانا واسع کے ساتھ ہیں. اس وقت مولانا واسع تقریباً جو اس میں اختلاف تو مولانا واسع ہے نا؟ نہیں، ملک سکندر ایڈوکیٹ ہیں. مولانا واسع اس وقت قومی اسمبلی میں ہیں، وہ اس وقت صوبے میں نہیں ہیں، وہ قومی اسمبلی میں ہیں. اور جو اس وقت جو صوبائی امارت تھی وہ بھی اس وقت مولانا واسع کے پاس ہے، صوبائی امیر ہیں. اور یہ تقریباً مولانا شیرانی 30 سال تک بلوچستان کے امیر رہے ہیں. ان کا گلہ یہی ہے. آج کون امیر ہے بلوچستان؟ مولانا واسع بتا دو. مولانا واسع امیر ہیں اس وقت. آج بلوچستان میں مولانا عبد الواسع امیر ہیں. مولانا عبد الواسع بلوچستان میں بہت مؤثر رہے ہیں، سینئر منسٹر بھی رہے ہیں، قائد حزب اختلاف بھی رہے ہیں. آج کل وہ مرکز میں ہیں. ہاں بالکل. تو ان کا مقابلہ ہے نا؟ ان کا مقابلہ ہے. یہ الیکشن ہوئے تھے اس سے پہلے 3 سال پہلے مولوی فیض اللہ امیر بنے اور پھر اس کے بعد مولانا واسع بنے. تو مقصد 30 سالہ جو ان کی صوبائی امارت تھی مولانا شیرانی کی وہ ختم ہوئی ہے. اسی دوران بھی ان کے اختلافات کھل کر سامنے آئے تھے. اب طالبہ چلیے آپ بہت شکریہ. عرفان صاحب نظر رکھیے گا، آپ سے گاہے صورتحال کی اپڈیٹ. شیرانی صاحب جو ہیں اس کو سب نمٹائیے. آپ شیرانی صاحب ملکی پالیٹکس میں بھی رہے، جمعیت علماء اسلام کے رہنما بھی تھے اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی رہے. جب اسلامی انہیں چھوڑنے سے انکار کر دیا. اسلامی نظریاتی کونسل کے جب سربراہ تھے تب تو ان کے جو فتوے یا فیصلے سامنے آتے تھے وہ تو سمجھا یہ جاتا تھا کہ جب آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہو جائیں پھر آپ کو پولیٹیکل منصب نہیں رکھنا چاہیے. لیکن اقبال احمد خان صاحب مرحوم ہمارے دوست ہوا کرتے تھے، مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے، اور جب وہ بھی چیئرمین ہوئے تھے اسلامی نظریاتی کونسل، انہوں نے بھی عہدہ نہیں چھوڑا. بڑے قانون انہوں نے بھی عہدہ نہیں چھوڑا تھا. تو مولانا شیرانی جو ہیں ماشاءاللہ اتنے عہدوں کے ساتھ ان کی دلچسپی اس قدر ہے. لیکن اب اصل بات یہ ہے، آپ یہ بتائیں اثر انداز ہوگا یہ معاملہ پی ڈی ایم کے بیانیے پر؟ دیکھیے مولانا مفتی محمود کے انتقال کے بعد جمعیت علماء اسلام میں 2 دھڑے پیدا ہو گئے تھے. مولانا سمیع الحق الگ تھے اور مولانا فضل الرحمان الگ تھے. مولانا سمیع الحق مولانا فضل الرحمان کے استاد سمجھے جاتے تھے اور مولانا عبدالحق کوڑا خٹک والے ان کے فرزند ارجمند تھے، جانشین تھے. لیکن جمعیت کے نوجوانوں نے، علماء نے مین ساتھ دیا مولانا فضل الرحمان کا، اور جمعیت علماء جو سین تھی نا وہ چھوٹی سی سمٹ کے رہ گئی. اب بھی مولانا فضل الرحمان جو ہے ان میں یہ صلاحیت ہے، وہ اس پورے حلقے کو لیڈ کرتے ہیں، اس کو دلائل فراہم کرتے ہیں، وہ ان کے پیچھے کھڑا ہے طاقت کے ساتھ. اور جو ان کو اور ان کی جو طاقت ہے اس کو کم کرنے کی جو خواہش ہے یہ میرا خیال یہ پوری نہیں ہو سکے گی. اور شیرانی صاحب جو ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے کیونکہ جس طریقے سے بہرحال سرکار کو تو ایک نفسیاتی اور سیاسی برتری ملی ہے نا. سرکار کوشش کر رہی ہے ایک نفسیاتی فائدہ اٹھانے کی، لیکن یہ نفسیاتی فائدہ ہی ہوگا. جمعیت علماء اسلام پر بلوچستان پر بھی مولانا فضل الرحمان کی گرفت جو ہے مضبوط ہے. لیکن ایک بات میں عرض کروں آپ سے، وہ شعر پرانا ہے. وہ کیسا؟ شعیب عزیز کا، اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. بھائی یہ جو پالیٹکس ہے بلوچستان میں، مرکز گریز پالیٹکس کرنا، اپوزیشن کی پالیٹکس کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بلوچستان اس میں اینٹی گورنمنٹ جو محاذ ہے اس میں زیادہ مؤثر کردار
ادا نہیں کر سکے گا. یہ بات آپ سمجھ لیں. ٹھیک. ایک آج دیکھیں بلاول بھٹو زرداری بھی مخاطب ہوئے شیخ رشید صاحب, اور عمران خان صاحب کی تو سپورٹ کر دی نا انہوں نے, شیرانی صاحب جی کر دی. عمران خان صاحب کو تو فائدہ پہنچ گیا نا. پہنچ گیا. اچھا دیکھیے سر, ایک 17 تاریخ کو پاکستان کے اہم اجلاس ہوا تھا. جب ہم بات کرتے ہیں پی ڈی ایم کے موقف کی, استعفوں کی, سینٹ انتخابات نہ ہونے دینے کی کوشش کی, تو اس میں بلاول صاحب یہ پی ڈی ایم کا جو بیانیہ جلسوں میں نظر آتا ہے اس سے ہٹ کے تھوڑا فرق ہمیں نظر آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس اجلاس کی, جس کا ذکر میں کر رہا ہوں 17 دسمبر کو. اچھا اس میں تھوڑا روکیں. یہ اجلاس بلایا تھا مختلف مختلف صوبوں کے نمائندوں کو بلایا تھا, مگر سندھ کے علاوہ کوئی صوبہ جو ہے اس میں شریک نہیں ہوا, اور پنجاب جو ہے اور خیبر پختونخوا اس سے کوئی لوگ وہاں پہنچے نہیں, حالانکہ وہاں بھی ضمنی انتخاب ہونے والے تھے. 7 قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں خالی تھیں. انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ الیکشن یہاں ملتوی کر دے, لیکن سندھ کی پوزیشن یہ تھی, اور تاج حیدر وہاں پہنچے, الیکشن ہونے چاہیے فوری طور پر. اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ سینٹ کے انتخابات کے لیے, تاج حیدر صاحب کا جو جملہ کوٹ اینڈ کوٹ کیا ای سی پی نے اپنی پریس ریلیز میں, کہ سینٹ کے انتخابات کے لیے تمام صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلیوں کا الیکٹورل کالج ہے, اور اگر یہاں انتخابات نہ کروائے گئے تو الیکٹورل کالج نامکمل رہے گا. یعنی پیپلز پارٹی کی جب نمائندگی ہوئی تو پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے کہہ رہی ہے کہ الیکٹورل کالج مکمل کیا جائے, ضمنی انتخابات کرائے جائیں تاکہ سینٹ کا انتخاب ہو سکے. دوسری جانب جو بیانیہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے نہیں ہونے. ایک نقطہ نظر ہے یہ ان تاج حیدر صاحب کا, اتنا کوئی نامکمل بھی نہیں تھا, 1-2 نشستیں خالی بھی ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن بہرحال الیکشن کمیشن نے اس کو قبول کر لیا. الیکشن کمیشن نے اب ضمنی انتخاب کرانے کا اعلان کر دیا ہے. سر تاج حیدر صاحب پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے, تو پیپلز پارٹی کی قیادت سے کنسنٹ لینے کے بعد یہ بات کر رہے تھے. پیپلز پارٹی کا یہ موقف تو نہیں ہے نا کہ الیکشن نہ ہو. نہیں, وہ تو الیکٹورل کالج مکمل کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا, اور الیکشن کمیشن نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ اسی شیڈول کے مطابق ہوں گے سینٹ کے. چلیں, وہی فیصلہ کرے گا. وقت سے پہلے نہیں ہو سکتے, وقت سے پہلے نہیں ہو سکتے, 10 فروری سے پہلے نہیں ہو سکتے. ہاں, یہ اپنے طریقے سے وہ الیکشن کرائیں. ایک بریک ناظرین, یہاں آئی پہنچیے, ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے شیخ رشید صاحب کا ذکر کیا تھا, تو آج انہوں نے یہ وارننگ بھی دی کہ مولانا فضل الرحمان سمیت 20 سیاسی شخصیات ایسی ہیں ملک میں جن کو سیریس سیکیورٹی تھریٹ ہے. اب اس کے بعد حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو مکمل سیکیورٹی فراہم کرے, اور مولانا فضل الرحمان کو ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی سیکیورٹی ہونی چاہیے, جو وزیر اعظم کو, عارف علوی صاحب کو اور وزیر اعظم کو جیسی سیکیورٹی دی جاتی ہے ویسی دی جائے. کل اس پہ مزید بات کر رہے ہیں. شیخ صاحب نے سیریس سیکیورٹی تھریٹ دی ہے. کل تک کے لیے اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.